हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर है अध्याय 8 और इस पर हम देख रहे हैं बैंकिंग एवं कराधान। तो आज हम देखेंगे कराधान, क्योंकि पिछले प्रश्नावली को हम पढ़ चुके हैं जिस पर हम पढ़े थे बैंकिंग के बारे में। तो आज हम देखेंगे कराधान के ऊपर क्या होता है टैक्सेशन और कराधान। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं आयकर। आयकर क्या होता है? तो किसी व्यक्ति को अपनी कुल आय का आयकर नियम के अनुसार केंद्रीय सरकार को जो कर देना पड़ता है उसे आयकर कहते हैं। यानी कि एक जो सरकार होता है वो एक नियम बनाते हैं कि भाई जितने आपका जो इनकम है तो इस दायरे से इस दायरे तक आपको क्या करना है, अगर आप उसमें शामिल होते हैं तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम उसको भी देख लेते हैं कि आपका जो नियम है और उसका कितना टैक्सेशन देना पड़ता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो भी हमारे विगत 3 वर्ष के आयकर दर हैं उसका यहाँ पर हम टेबल दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपका दिया है वित्तीय वर्ष, फिर आते हैं पुरुष, महिला और वरिष्ठ नागरिक, तीनों के लिए अलग अलग नियम बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए पुरुष में आय सीमा और आयकर दर, उसी तरह सभी में आय सीमा है और आयकर दर है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं 2013 और 14, ये हमारा सत्र है 2013-14 वित्तीय वर्ष। अब इस पर हम पुरुष के लिए क्या नियम रखा गया है, तो देखिए 2 लाख तक आपका बिल्कुल भी शून्य है, इसमें कोई भी कर नहीं लगता है। और 2 से 5 लाख तक आपका 10% देना पड़ता है और 5 से 10 लाख तक 20%, और 10 से अगर ऊपर हो जाता है तब हमें क्या करना है, 30% का कर देना पड़ता है। इसी तरह महिलाओं के लिए भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर महिलाओं के लिए 2.5 लाख का क्या है, शून्य है, यानी कि यहाँ पर आपको कोई कर नहीं देना पड़ेगा। और 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 10%, फिर 5 से 10 लाख तक 20%, फिर आपका 10 से ऊपर 30%। तो ये भी सेम आपका क्या है, वरिष्ठ नागरिक के लिए भी है। इसी तरह आपका 2014-15 का भी आपका टैक्सेशन नियम है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, इसको आप स्टडी यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका 2015-16, तो ये आपका 15-16 का भी आपका दिया गया है। देखिए 2015-16 में आपका क्या दिया गया है, 2.5 लाख तक आपका शून्य है, यानी कि कोई भी कर नहीं लगेगा। और 2.5 से 5 तक 10%, 5 से 10 तक 20, और 10 से ऊपर आपका 30। फिर नेक्स्ट आपका जो महिला के लिए है यहाँ पर, तो 3 लाख तक आपको कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा, ये नया नियम आपका 2015-16 का। फिर 3 से 5 तक 10, फिर 5 से 10 20। तो यही आपका किसके लिए है, वरिष्ठ नागरिक के लिए भी है। तो इसका हम प्रयोग सवालों के ऊपर करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एक सवाल को स्टडी करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर कितना है, 4,10,000 रुपये है। वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते तथा 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। वह 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है में 20,000 रुपये तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये तक, जिसका 50% कर देना पड़ता है, दान कर देता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1 लाख रुपये तक कर मुक्त है, यानी कि यहाँ पर 1 लाख तक आपको कोई कर नहीं देना है। फिर यहाँ पर आपको बताया गया है कि कर योग्य सीमा और आयकर की दर, तो यहाँ पर दिया है 2 लाख रुपए तक शून्य है, यानी कि इसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ दिया गया है 2 लाख से ऊपर और 5 लाख तक 10% का टैक्स लगेगा। फिर 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा आपका एक लगेगा आपका शिक्षा उपकर देय आयकर का 2%, और दूसरा है माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देय आयकर का 1%। तो इतना हमारा जो है आपका रूल्स है, इस रूल्स को फॉलो करके हमें क्या बताने हैं, तो हमें यहाँ पर वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना करना है। तो चलिए हम इसको हल करके देखते हैं कैसे इसको हल किया जा सकता है। हल है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखते हैं कर्मचारी की वार्षिक आय, यानी कि वह वर्ष में कितना कमाता है, ये प्रश्न से हम ले रहे हैं। तो वार्षिक आय उसका दिया गया है 4,10,000 रुपये। फिर आपका दिया गया है प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई राशि, तो यहाँ हम बताएंगे प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई राशि,
तो ये आपका दिया गया है 20,000 रुपये। फिर नेक्स्ट आपका दिया गया है जो भी दान किया गया है वृद्धाश्रम में, तो वृद्धा आश्रम में दी गई राशि, तो यहाँ पर हम बताएंगे वृद्धाश्रम का क्या है 12,000 रुपये है। और 12,000 का क्या बोला गया है, तो इसका बोला गया है 50% जो कि क्या है कर देना पड़ेगा, और 50% कर मुक्त है। और इसमें आपका क्या था, तो प्रधानमंत्री राहत कोष में जो था उसमें पूरा क्या था कर मुक्त था, तो पूरा 20,000 रुपये। और यहाँ पर सिर्फ 50% कर देना पड़ेगा, यानी कि 50% कर मुक्त है, इसलिए इसका 12% का 12,000 का हम 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 6,000 रुपये। तो इन दोनों रुपए को हम क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं चूँकि दान की गई राशि, यहाँ पर हम देखेंगे दान की गई राशि में कोई भी कर हमको यानी कि देना नहीं पड़ता है, की गई कुल राशि। तो कितना राशि दिया गया दान में, तो यहाँ पर देखिए 20 और 6 टोटल आपका हो जाएगा 26,000 रुपये। तो इतना हमने क्या कर दिया, दान कर दिया। अब हम देखते हैं शेष राशि हमारा क्या बचता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शेष राशि जो है, तो जितना हमारा कुल पैसा था कितना है 4,10,000 रुपये, इसमें हम 26,000 को माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ राशि हमारा क्या हो जाएगा, तो 3,84,000 आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्या है शेष राशि है। अब हम देखते हैं छूट हेतु जमा की गई राशि, यानी कि जो पैसे जिसमें हमको कुछ छूट पहले से प्रदान किया गया है, तो छूट हेतु जमा की गई राशि, तो ये मुख्य पॉइंट है जो हमको जमा करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले तो हमको देख रहे हैं कि हमें भविष्य निधि में हमने जमा किया, तो भविष्य निधि खाता, ठीक, भविष्य निधि में जो भी जमा किया गया राशि है यानी कि भविष्य निधि खाते में, तो वो हमने क्या किया 4,000 रुपये प्रति माह हमने जमा किया। और चूँकि हम क्या कर रहे हैं, हम 12 महीने जमा करेंगे, क्योंकि एक वर्ष का गणना करेंगे, इसलिए एक महीने का 4,000, तो 12 महीने का आपका क्या हो जाएगा, टोटल आपका हो जाता है 48,000 रुपये। तो ये आपका 12 महीने का कर है जो आपको यहाँ पर मुफ्त मिलेगा। तो फिर आपका देखते हैं दूसरा हमारा क्या दिया गया है, तो दूसरा हम देख रहे हैं हमें जीवन बीमा निगम में हमने जमा किया, जीवन बीमा में जमा राशि। तो जीवन बीमा में हमने कितना जमा किया, तो हमने उसमें जमा किया 24,000 रुपये जो कि पूरे वर्ष का है। अब हम यहाँ पर आते हैं, तीसरा हमने जो किया है वो राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश। तो हमने इसमें जो निवेश राशि है वो कितना किया है, तो 25,000 रुपये हमने इतना यहाँ पर निवेश किया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुल जमा राशि, तो कुल जमा राशि कितना हो गया, कुल जमा राशि, तो यहाँ पर देखिए ये आपका 48,000, 24,000 और 25,000 सभी को मिलाकर आपका कितना हो गया 8 4 12, 12 और 5 17 की 7, और यहाँ पर हो गया आपका 7 और 1 आपका हो जाएगा 3 और 2 5 और 5 और 4 आपका 9, यानी कि टोटल आपका पैसा हो गया 97,000 रुपये। तो ये हमने क्या कर दिया, कुल राशि जो है जमा कर दिया, जो कि कर के बाहर है, यानी कि कर हमें इसमें नहीं देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बताएंगे अतः कर योग्य राशि, कर योग्य राशि हमारा जो है योग्य या आय हमारा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो बचा है पैसा कितना बचा है, तो 3,84,000 रुपये में हम माइनस कर देंगे 97,000 रुपये को, तो शेष राशि हमारे पास बचेगा 2,87,000 रुपये, यानी कि इसमें हमें क्या करना है, कर देना है। तो अब हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमें जो कर देना है उसे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। दिए गए आयकर की दर के अनुसार, अब हमने यहाँ पर देखेंगे जो हमारा टेबल क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें कितने पैसे में आपको कर नहीं देना है। तो देखिए बोला है कि प्रथम 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देना है, तो हम यहाँ पर बताएंगे इसलिए आयकर जो हमें देना है उस पर किस में देना है, तो जो हमारा शेष पैसा बचा है 2,87,000 रुपये, उसमें हमें क्या माइनस कर देना है, तो 2 लाख रुपये हम माइनस कर देंगे। अब 2 लाख माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा उसका हमें क्या करना है 10% हमें
हमें क्या करना है, वहाँ पर टैक्स देना है। तो इसका 10% कितना होगा, देखिए आपका 2 लाख माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 87,000 रुपये का 10% यानी कि 10/100। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ये तो बचेगा आपका 8700 रुपये, यानी कि ये आपका क्या है, कर वाला राशि है 87,000 रुपये। तो इसके बाद हम देखते हैं हमें जो शिक्षा कर देना है। तो शिक्षा कर हमें बताया गया है, कुल हम 2 प्रकार का शिक्षा कर बताया गया, हम एक साथ यहाँ पर मिलाकर ले लेंगे। कुल शिक्षा उपकर, तो यहाँ पर कुल कौन कौन सा हो रहा है आपका, एक तो पहले हमें बोला गया शिक्षा उपकर जो कि 2% था, और एक हमें बोला है माध्यमिक उच्च शिक्षा उपकर यानी कि 1%। तो टोटल हमारा हो जाता है 2 + 1 यानी कि 3%। कुल शिक्षा आपका उपकर है 3%। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, निकालेंगे जो हमारा शिक्षा उपकर है। तो शिक्षा उपकर हमें ध्यान रखना है किस पर हम निकालते हैं, शिक्षा उपकर हम हमेशा उस पर निकालेंगे जो हमारा टैक्स हमें देना होता है, यानी कि हम इतना राशि टैक्स सरकार को देंगे और इसी राशि का हम और क्या करेंगे, शिक्षा उपकर के रूप में 3% निकालेंगे। तो इसका हमारा हो जाएगा 8700 का 3%, यानी कि 8700 गुणित 3/100, यानी कि हम यहाँ पर बता सकते हैं कि टोटल हमारा कितना पैसा है। तो 87 तिया आपका क्या हो जाएगा 261, यानी कि ये 8700 रुपये और 261 रुपये टोटल हमको क्या करना है, टैक्स जो है सरकार को देना है। तो ये हमारा कुल जो हमारा देय आयकर होगा। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि कुल पैसा हमारा क्या है, कुल देय आयकर जो है 8700 रुपये जो पहले देना था, और दूसरे बाद हमारा शिक्षा उपकर 261 रुपये। तो टोटल पैसा आपका हो जाएगा 8961 रुपये। ये हमें क्या करना है, सरकार को टैक्स के रूप में देना है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह आप अन्य सवालों को सॉल्व कर सकते हैं जो उसके अकॉर्डिंग, जिस वर्ष का आपका वित्तीय वर्ष पता है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करने हैं।